अस्सलाम क्लास। मैंने आपको जो इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन पढ़ाया था और जो मैग्नेटिज्म का पोर्शन पढ़ाया था उसके कुछ न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो रह गए थे। आज हम वो करते हैं जिसमें से फर्स्ट वन ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपेसिटर्स एंड द कैपेसिटेंस। आपने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर्स क्या होता है। हमारे पास कैपेसिटर्स का क्या काम होता है, वो स्टोर करते हैं चार्ज को, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेट में। हम जो हमारा सर्किट होता है उसके अंदर जो चार्ज को स्टोर करने का काम होता है वो कैपेसिटर का होता है। और कैपेसिटेंस क्या है, वो उसकी एबिलिटी है, यानी कि उसकी काम करने की सलाहियत है। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और ये डिपेंड किस पे करती है, क्योंकि हमारे पास जो होता है कि हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ये होती है ना, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर डी। यानी कि वो डिपेंड किस पे करती है, वो एरिया पे डिपेंड करती है, वो थिकनेस पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास थिकनेस ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगी, और अगर हमारे पास थिकनेस कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान यही ना, ये अगर ज़्यादा है तो मीन्स इनके दरमियान कैपेसिटेंस जो होगी वो कम होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। और अगर इनके दरमियान हमारे पास ये कम है तो उनकी कैपेसिटेंस जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास था कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। मतलब एक कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्टेड है। वाई डज ईच प्लेट रिसीव अ चार्ज एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड। अब ये दो कैपेसिटर इस तरह की दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होती है ना। अब इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर इस तरह नेगेटिव टर्मिनल उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो अब दोनों पे जो चार्ज रिसीव होगा वो इक्वली होगा। वो क्यों होगा? अगर मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस। उसमें क्या होता है, अब देखो जो इस पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वही चार्ज जो है वो इस पे भी स्टोर हो जाएगा, तो दोनों पर इक्वली चार्ज होगा हमारे पास। द चार्ज रिसीव्ड बाय द सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इंडक्शन। So by induction method, both plates have the same charges since the magnitude of the induced charge does not depends, मतलब वो shape of the conductor पर depend नहीं करती, of the even if of the area of the two plates are different, बेशक उनका area भी different हो, they have the same magnitude of charges। वो इस वजह से same magnitude of charges होंगे उनके दरमियान, क्योंकि बैटरी के साथ ये कनेक्ट है हमारे पास एक प्लेट, तो जो इसने चार्ज स्टोर किया दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई, तो इतना ही चार्ज उस प्लेट पे स्टोर हो गया, और इस तरह दोनों प्लेट पे हमारे पास सेम चार्ज आ गया। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉपर डिस्क आर फेसिंग ईच अदर एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, इन व्हाट वेज कुड यू रिड्यूस द कैपेसिटेंस। मतलब दो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम उनकी कैपेसिटेंस किस तरह से कम कर सकते हैं? मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो कैपेसिटेंस कैसे कम होगी? अगर थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही उनके थिकनेस बढ़ाते जाएंगे उतनी ही कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वही बात है, वी नो दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। C इज इक्वल टू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर D के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के। सो वी इंक्रीज द डिस्टेंस D, जैसे जैसे हम D को बढ़ाते जाएंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीजेज। मैं जो ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं और जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, बाकी नहीं करा रही। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये देखें, वाइल अ पैरेलल, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपने एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट वन टर्म्स, जैसे ये देखें यहाँ पर टर्म्स दी हुई है। फर्स्ट है चार्ज, सेकंड है कैपेसिटेंस, थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 to 5 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फिफ्थ वन आपके पास है स्टोर्ड एनर्जी। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताना है। इज़ वर्क रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द स्लैब। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान स्लैब कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के लिए क्या हमें वर्क रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, ये भी बताना है। तो हम मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, वाइल अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स रिमेन कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है जो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसको एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखें, ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इससे एक आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया और उसको आपने क्लोज कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो स्लिप हो चुका है। वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ग्लास का भी हो सकता है हमारे पास,
किसी भी मटेरियल का हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान स्लिप्ड हो गया। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली का मतलब ये होता है कि आप थ्योरेटिकली बताओ। अगर यहाँ पर आता कि डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली तो फिर आपको उसका मैथमेटिकल बताना होता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली व्हाट हैपन्स टू द चार्ज। चार्ज के साथ क्या हुआ है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं चार्ज के साथ क्या हुआ है। द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस। अब कैसे इंक्रीजेस होगा इसका मैं आपको बताती हूँ। Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना हमारे पास, ये देखें Q इज इक्वल टू सी वी। जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। तो कैपेसिटर्स विल बी, द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीजेस। सेकेंड हमारे पास है द कैपेसिटेंस ऑफ द रेंज। अब क्योंकि हमारे पास यही आ गया ना Q इज इक्वल टू सी वी, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। तो वही है हमारे पास द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट विल बी इंक्रीजेज। सेकंड टर्म भी होगी। थर्ड टर्म है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स द सेम सिंस द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। क्योंकि इसके साथ जो बैटरी कनेक्टेड है वो अगर 5 वोल्ट की है तो वो 5 वोल्ट की ही रहेगी ना थ्रू आउट। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 5 वोल्ट की कनेक्ट की तो कैपेसिटेंस की वजह से वो 5 से 10 वोल्ट की हो गई। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दरमियान वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द। नेक्स्ट वन है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड। says both the potential difference as well as the separation between the plates remains same। अगर दो पैरेलल प्लेट के दरमियान इनके दरमियान सेपरेशन इतनी है तो थ्रू आउट दी सर्किट इतनी ही सेपरेशन रहेगी, ये नहीं होगा कि उसकी सेपरेशन बढ़ जाए। तो जब सेपरेशन नहीं बढ़ेगी, सेपरेशन उतनी की उतनी रहेगी, तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है, दो हम जो अपोजिट चार्जेस लेकर आते हैं पास में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर आएँ तो इनके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये ड्यू टू उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। तो इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द कैपेसिटर्स। वो उन्होंने स्टोर्ड एनर्जी की बात की थी ना कि कैपेसिटर्स, अब ये मैंने आपको ये U इज इक्वल टू 1/2 CV² पढ़ा होता है, ये एनर्जी स्टोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब एनर्जी स्टोर कैसे इंक्रीज होगी, अगर हम कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देंगे, ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस पीछे हम कह चुके हैं कि इंक्रीज होती है, तो उसके इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगी, एनर्जी स्टोर भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या पूछ रहा है, इज वर्क इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द स्लैब। यानी कि इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रखा, तो क्या उसको रखने के लिए आपको कोई ना कोई वर्क किया है, ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई वर्क किया होगा। When the dielectric inserted into the field between the plates is pulled into the field, but of its polarization, just the neutral objects are attracted by the charged object due to polarization. We use this for inserting the dielectric into। अब देखें, आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, वो फुली चार्ज हो चुके हैं। जब वो फुली चार्ज हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जब आपने इसके ऊपर कोई और मटेरियल इसके अंदर स्लिप करा है, इस मटेरियल को इसके अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मतलब मजबूत बॉन्ड के अंदर है। उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल पावर लगाई जो कि इसकी अपनी जो पावर होगी उसके अगेंस्ट जा रही होगी, अपोजिट जा रही होगी, वो उसे रेजिस्ट कर रही होगी। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि वर्क रिक्वायर्ड था, हमें वर्क हमने किया सही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में किया। जो पैरेलल प्लेट पे हमने किया तो पैरेलल प्लेट ने उसके अगेंस्ट उसका काम किया ना, तो वो नेगेटिव हमारे पास उसका आ गया। उसकी ही कुछ रिजम्बलेंस हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी व्यूड एज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सफेयर। ये कंडक्टिंग सफेयर ना, ये उनके आपके रेलेवेंट टॉपिक्स में से है। जो उसकी कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू 4πε0r, ये कंडक्टिंग सफेयर की कैपेसिटेंस होती है। हमें रेडियस गिवन है 6370 किलोमीटर, यानी कि 6370 किलोमीटर। अब किलोमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ करते हैं। 6370 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा। अब 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर लें और रेडियस की वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस फाइंड हो गया। अब ये 10⁻6 है ना हमारे पास, तो वो माइक्रोफैरड में चला जाएगा। 10⁻6 को माइक्रोफैरड ही कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका, ये है द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स
यानी कि दो हमारे पास एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट जिसकी सेपरेशन हमें दी गई है डी। अब ये डी स्पेसिंग हमें दे दी गई है जो कि है 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁹ मीटर। वट मस्ट बी द प्लेट एरिया इफ़ द कैपेसिटेंस विल बी 1 फेरड। अगर हमें कैपेसिटेंस भी दे दी और ये भी दे दी, हमने एरिया फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, ये यही वाला फार्मूला है, C = ε0 A/d। अब हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। इसलिए अगर हमने एरिया का फार्मूला लिखना हो तो A = आएगा CD/ε0। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये CD/ε0, C की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁹ डी की वैल्यू आ गई और 8.85 × 10⁻12 उसकी। तो हमारे पास एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर में फाइंड हो गया। ठीक हो गया। द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इसमें भी हमें सेपरेशन दे दिया गया, वही बात। अब उसमें हमारे पास नैनोमीटर में था, इसमें हमारे पास मिलीमीटर में है। मिलीमीटर में तो इसमें 10⁻³ मीटर हो जाएगा। प्लेट का एरिया फाइंड करना है, वही वाला फार्मूला लगेगा, C = ε0 A/ε0/d। तो A = CD/ε0 हमारे पास हो जाएगा। उनकी वैल्यूज पुट करें तो एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बहुत ईजीएस्ट से क्वेश्चन हैं हमारे पास। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्लेट ऑफ द इसमें फिर हमारे पास डी गिवन, ये वही पिछला रिपीट हो रहा है हमारे पास, वैल्यूज चेंज करके ना पिछले की रिपीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉब्लम, शो दैट द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ε0, फेरड पर मीटर इज इक्वल टू कोलम। हमारे पास एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला ये है ना, कोलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हमने फेराड पर मीटर में कन्वर्ट करना है। फेरड पर मीटर में कन्वर्ट करना है कैसे, फेरड पर मीटर, अब फेरड का यूनिट होता है कॉलम पर मीटर। कैसे, हमारे पास क्या होगा, C = होता है Q/V। Q का कोलम, V का वोल्ट। ये फेरड का यूनिट आ गया, मीटर नीचे आ गया, तो कोलम डिवाइडेड बाय, अब वोल्ट हमारे पास होता है जूल पर कोलम, जब वोल्ट की वैल्यू लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई मीटर और जूल पर कोलम में हम इसमें से अब कोलम जो, क्योंकि ये डिवीजन में था ना इसके ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो कोलम स्क्वायर हो जाएगा, और जूल हमारे पास जो जाउल होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर के ऊपर। ये मीटर स्क्वायर हो गया, कोलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही चीज़ आ गई हमारे पास, इसके इक्विवेलेंट आ गया। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जाता है और एज अ प्रॉब्लम भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू हैव 2 फ्लैट मेटल प्लेट्स, ईच ऑफ द एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर with which it construct a parallel plate capacitor if its capacitance is 1 यानी कि कैपेसिटेंस दी गई है हमें, what must be the separation। अब इसमें हमें डी फाइंड करनी है, एरिया भी गिवन है हमें, कैपेसिटेंस भी गिवन है हमें, सेपरेशन फाइंड करनी है। हम फार्मूला वही पुट कर देंगे, C = ε0 A/d। तो डी फाइंड करना है हमने, डी को इस तरफ ले आए, कैपेसिटेंस को इसके नीचे ले जाएं, तो ε0 A/c हो जाएगा। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। एरिया 1 है हमारे पास और उसकी कैपेसिटेंस 1, तो ये हमारे पास डी सेपरेशन मीटर में फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एन एनर्जी, कि एक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें कितनी कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होगी। ऑफ एनर्जी कितनी है हमारे पास, 10 किलोवाट पर आवर, 1 घंटे के अंदर 10 किलोवाट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। इतना पोटेंशियल है हमारे पास। ये मैंने अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू 1/2 CV²। एनर्जी हमें गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं इसके इजीली। ये 2 इस तरफ ले जाएं और C उसके नीचे ले जाएं, V इसके नीचे ले जाएं, तो हमारे पास फार्मूला ये है, U = 1/2 CV², C = 2U / V²। अब इसमें U की वैल्यू पुट कर दें। अब वो किलोवाट पर आवर था ना, तो ये हमारे पास किलो के लिए क्या होता है, 10⁻³ होता है ना, और आवर में हमारे पास 3600 आएगा, क्योंकि हमने उसको उसमें सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया ना। तो 10 × 3.6 × 10⁻6 और ये थाउजेंड्स वैल्यूज मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 72 फेरड आ गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चन रहते थे जो मैंने आपको आज करवाए हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिज्म की स्टार्ट करवाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।